बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधेरी रात थी। मैं सांस फूले हुए भाग रही थी। कदम डगमगा रहे थे, मगर दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, रुकना नहीं आमना। रुक गई तो खत्म हो जाएगी। मेरे पीछे से आते कदमों की चाप तेज से तेज होती जा रही थी। कभी कोई गाली देता, कभी कोई चीख कर मेरा नाम पुकारता, और कभी हंसी की बाज गश्त मेरे जिस्म में खंजर की तरह उतर जाती। मैंने पलटकर देखा। सड़क की धुंधली रोशनी में 3 साए मेरे पीछे दौड़ते दिखाई दिए। मैं शायद जिंदगी में पहली बार इतनी तेजी से भाग रही थी, जैसे मेरे कदमों में आग भरी हो। मेरी सांस बेतरतीब हो रही थी, कपड़े फट चुके थे, कोहनी पर लगी चोट से खुश्क खून खिंच रहा था, हवा में मट्टी उड़ रही थी, और मेरी आंखों में सिर्फ एक खौफ था, जिंदा रह जाना और खुद को बचा लेना, उन दरिंदों के हाथों से निकल जाना। मैंने बेख्तियार खुद से कहा, या अल्लाह मुझे बचा ले। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। सड़क तंग होती जा रही थी, मगर मैं रुकने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। अचानक मुझे दूर से धुंधली हेडलाइट्स दिखाई दिए। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंची, मुझे एक बड़ा ट्रक नजर आया, जिसमें मजदूर सामान लोड कर रहे थे। ट्रक के पीछे बोरियों के ढेर लगे थे, कुछ लकड़ी के क्रेट, कुछ कार्टन, और एक तरफ लोहे की जंजीरें लटक रही थी। मैंने एक लम्हे को सोचा भी नहीं, मेरे पास वक्त ही कहाँ था। मैं सीधी ट्रक के पीछे दौड़ी और बोरियों के दरमियान खुद को घुसा लिया। धूल मेरी नाक में भर गई, बोरियों के सख्त धागे जल्द में चुभने लगे, मगर मैं बिल्कुल साकत हो गई, जैसे सांस लेना भी जुर्म हो। वो उतर गई है। पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने आंखें बंद कर ली और दुआ की, या अल्लाह इनकी नजर इधर ना पड़े। मैंने पहली बार अपने दिल की धड़कन इतनी बुलंद सुनी, जैसे वो पूरी दुनिया को मेरा ठिकाना बताने पर तुली हो। उधर ट्रक के पास देखो, दूसरा बोला। मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मैं बोरी के अंदर और दब गई। बाहर उनके कदमों की चाप और भागते मजदूरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ओए, किसी औरत को यहां से गुजरते देखा? एक मजदूर से पूछा। नहीं भाई, हम तो अपना काम कर रहे हैं, मजदूर ने डरते हुए जवाब दिया। झूठ बोल रहे हो तुम, वो गुर्राया। मैंने मजदूर की लरसती आवाज सुनकर पहली बार खौफ से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की। मेरे पीछे पड़े लोगों की वजह से ये बेकसूर लोग भी परेशान हो रहे हैं, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे घंटों पर फैल गए हों। फिर अचानक एक आदमी बोला, चल छोड़ो, वो आगे दौड़ी होगी। उनके कदमों की आवाजें दूर होती गईं। मैंने हल्की सी सांस ली, मगर अभी भी दिल पूरी कुव्वत से धड़क रहा था। 2 मिनट के बाद ट्रक ड्राइवर की आवाज सुनाई दी, बस कर दो लोड, निकलना भी है कहीं। मजदूर बोले, जी उस्ताद, थोड़ा सा रह गया है। मैं बोरी के पीछे लरसते हाथों से दामन पकड़े बैठी रही। हर लम्हा महसूस हो रहा था कि कोई अचानक मेरा पर्दा खींचकर मुझे बाहर खड़ा कर देगा, जैसे अंधेरा भी मेरा मुखालिफ हो। लोडिंग मुकम्मल हुई, जंजीरें बंद हुई और ट्रक का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। चंद सेकंड के बाद ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गाड़ी हल्की सी हिली, फिर आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर बढ़ने लगी। मैंने होंठ काटते हुए खुद से कहा, आमना तू बच गई, ये अभी भी खतरा बाहर घूम रहा है। जैसे जैसे ट्रक शहर के शोर से दूर जा रहा था, बोरियों की महक, धूल की बू, लकड़ी के क्रेटों की चुभन, सब कुछ मेरे लिए एक नई पनाहगाह बन रहा था। अगरचे ये तंग, तारीख और तकलीफ दे था, मगर मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि इसमें महफूज रहने की उम्मीद थी। ट्रक के चलने से बोरियों में जुम्बिश हुई। मैं बमुश्किल खुद को संभाल रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल अब भी डर के शिकंजे में था। मैंने आसमान की तरफ नहीं देखा, मगर मुझे महसूस होता था कि बाहर तारीकी फैली हुई है, वही तारीकी जो मुझे हर दर्द से भी ज्यादा खौफनाक लगती थी। मैं कौन हूं? मैंने खुद से धीमी आवाज में पूछा। मेरे गले में दर्द सा उठा। क्या मैं वही आमना हूं जिसे कभी ख्वाब देखने का हक भी नहीं था, या वो जिसे आज खुद अपनी पहचान का इल्म नहीं? मैंने अपनी बंद मुट्ठी खोली। कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ कपकपाते वजूद की लर्जिशें। क्या घर वालों ने मेरी कमी महसूस की होगी? मैंने तलखी से मुस्कुराकर खुद ही जवाब दिया, नहीं, शायद उनके लिए मैं बोझ ही थी। ट्रक के पहियों की मुसलसल आवाज बार बार सोए जहन को जगा रही थी। जैसे जैसे रास्ता बदलता, ट्रक झटके खाता और मेरे बदन के दर्द में इजाफा होता, मगर शायद मेरी रूह ने पहली बार थकन के बावजूद सुकून का एक जरा महसूस किया था। वो दरिंदे पीछे रह गए थे। ट्रक की कैबिन से ड्राइवर की मध्यम गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, कोई सादा सा गीत बेफिक्र लहजे में, और मैं सोच रही थी कि इंसान की जिंदगियां कितनी मुख्तलिफ होती हैं। कोई बेखौफ रात में गुनगुनाता है और कोई अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में चुपता फिरे। एक लम्हे को मेरा दम घुटने लगा। मैंने आहिस्ता से बोरी की सलाइयों के बीच से बाहर झांका। अंधेरे में सड़क के किनारे पेड़ों की कतार सी लग रही थी। कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई पीछा नहीं, बस ट्रक, रात और मैं। मैंने आहिस्ता से कहा, आमना तुम जिंदा हो, अभी तक जिंदा हो।
मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। उसी वक्त ट्रक अचानक झटके से रुका। मेरा दिल हलक में आ गया। या अल्लाह, क्या वो लोग फिर मिल गए? मैंने खुद से सरगोशी की। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। उसके कदम पीछे की तरफ आते सुनाई दिए। मैंने सांस रोक दी। उसने चीज़ें चेक करने के लिए पीछे वाला दरवाज़ा खोलना शुरू किया। धड़कन रुकने लगी। दरवाज़ा खोला। सर्द हवा अंदर आई। ड्राइवर ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी सीधी बोरियों पर पड़ी और फिर मेरे चेहरे पर। मैं साकत हो गई। वो चंद लम्हे एकदम जामत हो गया, फिर हैरत से बोला, अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने फटी आवाज में कहा, मुझे बचा ले, मैं बहुत खौफ में हूँ। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटी घबराओ नहीं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक मुसीबत खत्म करके किसी नई मुसीबत की तरफ जा रही हूँ। यह शायद किस्मत मुझे एक नए रास्ते की तरफ ले जा रही थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी, मेरी असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। ट्रक के पीछे से निकलकर मैं जैसे ही जमीन पर उतरी, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। इमरान, ट्रक ड्राइवर, मुझे हैरत और तशवीश के मेरे जुले तासुरात से देख रहा था। मैं उस रात इतनी टूट चुकी थी कि मेरे अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं थी, मगर उसने पानी दिया और कहा, बेटी ऐसी हालत में इंसान बगैर वजह के नहीं भागता। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसके सवाल के साथ ही मेरे जहन में वो सब कुछ फिर से जिंदा हो गया जिससे बचने के लिए मैं अंधेरे में भागी थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं वापस नहीं जा सकती। मेरा नाम आमना सलीम है। मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहां खुशी एक मेहमान थी और वो भी कभी कभी गलती से आ जाती थी। मेरे बाप के चेहरे पर हमेशा गुस्से की लकीर खींची रहती थी, वो गुस्सा जो नशे में और भी भयानक हो जाता था। मैंने बचपन से यही देखा था कि माँ हमेशा डरी हुई, थकी हुई और आंसुओं में डूबी रहती। उस पर हाथ उठाना मेरे बाप का रोजमर्रा का मामूल था। जब मैं छोटी थी तो माँ मुझे पीछे छुपाकर खुद को मार खा लेती थी। मैं अक्सर चीख कर कहती, अम्मा बस करें, अब्बू को छोड़ दें, मगर वो आहिस्ता से मेरे सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटी बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इमरान मेरी बात सुनता रहा। मैंने कहा, मेरे घर में मोहब्बत नाम की चीज़ कभी थी ही नहीं। जो था वो सिर्फ खौफ, लड़ाई और गालियों का शोर था। मैंने उस रात पहली बार अपनी जिंदगी को किसी अजनबी के सामने खोल दिया। जब मैं 10 साल की थी, मेरा भाई सलीम पढ़ाई छोड़कर गली के बदमाश लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। दिन भर लड़ाई झगड़ा, रात में घर आकर शोर और फिर बाप के साथ उसकी बहस। उन दोनों के बीच माँ और मैं यूं ही मसलते हुए चींटियों की तरह रहते। मैंने अपनी किताबों में पनाह लेने की बहुत कोशिश की, मगर घर का माहौल इस कदर जहरीला था कि पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। मुझे अभी तक वो दिन याद है जब मैंने पहली बार समझा कि मेरी जिंदगी दूसरों की तरह आम नहीं है। स्कूल में जब सब बच्चे अपने वालिदैन की बातें करते थे तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं होता था। कोई कहता, मेरे अब्बू ने मुझे नई किताबें लेकर दी हैं। कोई कहता, हम सब कल पिकनिक पर जा रहे हैं। और मैं हमेशा झूठ बोलती, हाँ मेरे अब्बू भी बहुत अच्छे हैं। वो झूठी मुस्कुराहट मेरे अंदर की चीखों को छुपाने की नाकाम कोशिश होती। इमरान ने सर झुकाया, जैसे वो हर पल मेरे माजी का वजन महसूस कर रहा हो। मैंने उससे नजरें बचाते हुए अपनी बात जारी रखी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, घर में हालात मजीद खराब होते गए। भाई की सरगर्मियां जुर्म के करीब पहुंच चुकी थी। वो घर पैसों के बगैर आता, मगर उसके पास नए कपड़े, नई चीजें जरूर होती। अब्बू से डांटते, मगर सलीम उनकी बात सुनता ही नहीं था। कई मरतबा वो घर में बंदूक के साथ दाखिल हो गया और माँ डर के मारे कपकपा गई। मैं अपनी माँ को अक्सर कहती, अम्मा कहीं और चलते हैं, किसी महफूज जगह, मगर वो बेबसी से कहती, बेटी औरत के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो अकेली घर छोड़ सके। मैंने इतनी शिद्दत से कहा, लेकिन अम्मा हम भी इंसान हैं, क्या हमें खौफ में रहने की सजा मिलती रहनी चाहिए? माँ ने आहिस्ता से कहा, जो तकदीर में लिखा है वही होगा। मगर मैं तकदीर को कबूल करने वालों में से नहीं थी। शायद मेरे अंदर वो जिद थी जिसने मुझे भागने का हौसला दिया। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त मैंने अपने घर के दरवाजे पर भाई के दोस्त जुबैर को देखा। वो मुझ पर अजीब नजरों से घूर रहा था। मैंने अपना दुपट्टा मजीद मजबूती से लपेटा और जैसे ही आगे बढ़ने लगी, उसने मेरा रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हो आमना? उसने गलीज लहजे में कहा। मैंने सख्ती से जवाब दिया, हटो मेरे रास्ते से। वो हंसा, डरो नहीं, बस थोड़ी सी बात करनी थी। उसका चेहरा मेरे बहुत करीब आ गया। उसकी सांस की बदबू, उसकी आंखों की वहशत, मैं हर लम्हा कांप रही थी। मैंने एक झटके से खुद को पीछे किया और घर के अंदर भाग गई। मैंने घर में दाखिल होते ही चीख कर कहा, अम्मा सलीम, जुबैर ने, उसने। अब्बू अंदर से निकले, नशे में लड़खड़ाते हुए। उन्होंने मेरी बात पूरी भी न सुनी और गुस्से से धाड़े, चुप कर बदतमीज लड़की,
हर वक्त ड्रामे करती रहती है। मैं साकत रह गई। मैंने रोते हुए कहा, अब्बू मैं झूठ नहीं बोल रही। वो अब्बू ने मुझे थप्पड़ मार दिया। माँ ने बीच बचाव की कोशिश की मगर अब्बू ने उसे भी धक्का दे दिया। जुबैर बाहर से हंसता हुआ निकल गया। मेरे अपने घर वालों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उस रात मैंने महसूस किया कि मैं इस घर में सिर्फ एक जिस्म हूँ, इंसान नहीं। इमरान ने गहरी सांस ली। तो फिर उस रात तुम भाग गई? मैंने हाँ में सर हिलाया। उस रात जब मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी, भाई के दोस्तों की बातें बाहर सुनाई दे रही थी। एक की आवाज आई, जुबैर कह रहा था, आमना आप सामने आए तो पकड़ लेना, आज हिसाब पूरा करना है। मेरा दिल रुक गया। मैंने सारा जिस्म कपकपाते हुए अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला। माँ सो रही थी, ये शायद थकन से बेहाल थी। मैंने आखिरी बार उसका माथा चूमा और फौरन अपने दुपट्टे में चंद कपड़े लपेट कर खिड़की से बाहर निकल गई। घर के पीछे की गली अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं दौड़ी, फिर दौड़ती गई और तब तक नहीं रुकी जब तक ट्रक तक नहीं पहुंची। मैंने इमरान से कहा, मैं इसलिए भागी थी क्योंकि मैं अगर नहीं भागती तो मैं सुबह तक जिंदा न रहती। इमरान ने धीरे से कहा, बेटी तुमने सही किया। हर इंसान को अपनी जान, अपनी इज्जत बचाने का हक है। मैंने थके हुए लहजे में कहा, ये घर, वो लोग सब पीछे रह गए मगर उनके निशानात अभी भी दिल से नहीं गए। उस रात पहली बार मैंने किसी को अपनी कहानी सुनाई थी मगर मेरे लिए सिर्फ कहानी नहीं थी, ये वो आग थी जिसने मुझे भागने पर मजबूर किया था और उस आग के शोले अब भी मेरे पीछे भभक रहे थे। ट्रक जब सुनसान मकाम पर रुका तो मेरी चीख मेरे ही कानों में गूंज उठी। अंधेरे में अचानक खुलने वाला दरवाजा और ट्रक रुकने का झटका, मुझे लगा जैसे मैं दोबारा उसी खौफ में धकेल दी गई हूँ जिससे मैं भागी थी। मैं लपक कर बाहर निकली, जमीन पर घुटनों के बल गिरी और बुरी तरह हाँफने लगी। इमरान ने फौरन टॉर्च उस तरफ मुड़ी और चौंक कर कहा, अरे बेटी क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसके लहजे में परेशानी थी, शक नहीं। यही बात मेरे लिए हैरत का सबब बनी। मैंने हाँफते हुए कहा, मुझे लगा शायद वो लोग, मगर वो जुमला मुकम्मल होने से पहले ही खौफ की बाकियात ने मेरे होंठ बंद कर दिए। इमरान मेरी बात समझने की कोशिश करता रहा। कुछ लम्हे के बाद उसने ट्रक की सीट के पीछे रखा एक कंबल निकाला और मेरे इर्द गिर्द लपेट कर कहा, ये लीजिए, ठंड है, आपके कपड़े भी फटे हुए हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए, कुछ पानी पी लीजिए। उसने ट्रक के पास रखी पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने थूक निकल कर बोतल पकड़ी और चंद घूंट पिए। इस साफगोई पर मैं बदस्तूर हैरान थी कि वो मुझसे कोई गैर जरूरी सवाल ही नहीं कर रहा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आई हो ना? मैंने नजर झुकाते हुए सिर्फ इतना कहा, हाँ, मगर तफसील नहीं बता सकती, अभी नहीं। वो खामोशी से सर हिलाता रहा, बोलने पर मजबूर नहीं किया। इस खामोशी में अजब सा सुकून था। चंद लम्हे के बाद उसने ट्रक के पिछले हिस्से से एक छोटा सा चूल्हा निकाला, मट्टी का प्याला रखा और चाय बनाने लगा। मैंने हैरत से देखा, आप यहाँ चाय भी बना लेते हैं? इमरान ने हंसते हुए कहा, बेटी, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाला बंदा खाना पकाना भी जानता है, मरम्मत भी और चाय भी, वरना गुजारा नहीं होता। चाय की भाप ने फिजा में हल्की सी खुशबू फैला दी। उसने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया, पियो, शायद थोड़ा सुकून मिले। मैंने कप थाम कर आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मुझे आज बहुत डर लगा। वो गया उलझन में पड़ गया। डरो मत, सड़क पर कुछ भी हो सकता है मगर मेरे साथ हो तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, ऐसे हालात पहली बार नहीं देख रहा। मैंने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। थकावट, सफर की मट्टी, रात की नींद का फुकदान, सब कुछ उसकी आंखों में जमा था मगर उस थकावट के साथ एक अजीब सी नरमी भी थी, जैसे अपने अंदर हजारों कहानियां रखने के बावजूद वो किसी को दुख नहीं देता। चाय पीने के बाद उसने कहा, बेटी, अगर चाहो तो ट्रक के अंदर बैठकर थोड़ा आराम कर लो, रास्ता अभी लंबा है। मैं सो सकता नहीं मगर तुम थक गई होगी। मैंने सर झटका, मैं भी सो नहीं सकती, बस बैठी रहूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो सड़क के किनारे पर बने कच्ची बैठक पर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने खुद ही बात शुरू की। मेरी जिंदगी भी ज्यादा आसान नहीं थी। मैं भी ऐसे ही एक दिन घर छोड़कर निकला था। मैंने फौरन चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप भी? क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराया। बेटी, सड़कों पर रहने वाले ज्यादातर लोग घर से भागे हुए ही होते हैं, कुछ अपने हालात से, कुछ जुल्म से, कुछ गुर्बत से। मैं गुर्बत से भागा था। घर में खाने को कुछ नहीं होता था, माँ बीमार, बाप लापरवाह। मैं 18 साल का था जब मैंने सोचा कि अगर मैं रुक गया तो या तो भूख से मर जाऊंगा या हसरतों में, इसीलिए निकल आया। ट्रक चलाना सीख लिया, फिर जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता रास्ता दे दिया। मैंने हैरत से पूछा, आप घर वापस नहीं गए? उसने सर हिलाकर कहा, नहीं, कभी कभी फोन कर लेता हूँ मगर वापस नहीं जा सकता।
वो जिंदगी खत्म हो चुकी है, मैंने धीरे से कहा। तो हम दोनों भागे हुए हैं? इमरान ने गर्दन मोड़ी और हल्की हंसी में कहा, हाँ भागे हुए मगर जिंदा लोग। बाज औक़ात भाग जाना मौत से बेहतर होता है। मैं खामोश रही। उसके अल्फाज सीधे दिल में उतर गए। चंद मिनट के बाद इमरान ने अपना बैग खोला और वहां से 2 पतली रोटियां और एक डब्बा चने का निकाला। खा लो, तुमने शायद दिन भर कुछ नहीं खाया होगा। मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं भूख नहीं है। उसने जोर देते हुए कहा, बेटी इंसान खौफ से लड़ सकता है, भूख से नहीं। उसने जो रोटी मुझे दी वो सख्त थी मगर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। जब मैं रोटी खा रही थी उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें देखकर क्या सोचा था? मैंने नजरें उठाकर कहा, क्या? मैंने सोचा कि ये लड़की शदीद मुसीबत में है, कोई आम बात नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक जिद थी, जैसे तुम मरने से पहले हार मानने वाली नहीं हो। मैंने आहिस्ता से कहा, मरने का खौफ कम था, माँ की उम्मीद टूटने का खौफ ज्यादा था। इमरान ने कुछ देर तक मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कहा, तुम चाहो तो यहां से अपने रास्ते पर चली जाओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर चाहो तो मेरे साथ कुछ दूर तक रह सकती हो। मैं गलत आदमी नहीं हूं, तुम्हें खतरा शायद जल्दी टल जाए। मैंने सोचते हुए कहा, मैं अभी फैसला नहीं कर सकती, बस इतना जानती हूं कि मैं इस रात कहीं भी अकेली नहीं जा सकती थी। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो, अभी मैं अपना ट्रक चेक कर लूं, फिर आगे चलेंगे। तुम आराम कर सकती हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो ट्रक के इर्द गिर्द घूमकर चीजें देखने लगा। मैं कंबल लपेटे बैठ गई और रात की खामोशी को सुनती रही। दूर कहीं बारिश की बू आ रही थी। सड़क की दूसरी तरफ झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट थी, कभी कोई परिंदा उड़ता, कभी हवा पत्तों को हिलाती। ये सुनसान जगह मेरे लिए अजब तरह महफूज महसूस हो रही थी। इमरान ने ट्रक का बोनट बंद किया और कहा, सब ठीक है, अब थोड़ा आगे चलेंगे, तुम चाहो तो सामने वाली सीट पर बैठ जाओ। मैंने आहिस्ता से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वो मुस्कुराकर बोला, जहां रोशनी हो या जहां पुलिस ना हो, या शायद जहां तुम अपने बारे में फैसला कर सको। सड़क लंबी है आमना, कहीं ना कहीं तुम्हारा रास्ता निकल आएगा। मैं ट्रक की सीट पर आकर बैठी और शीशे से बाहर सड़क को देखने लगी। जैसे जैसे ट्रक दोबारा चल पड़ा, मुझे यूं लगा जैसे जिंदगी के टूटे हुए टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता नए ढंग से जुड़ रहे हैं। मैंने दिल में सोचा, शायद इमरान की जिंदगी में कदम रखना मेरे लिए महज एक हादसा नहीं था, शायद ये मुकद्दर का लिखा हुआ एक नया मोड़ था। सफर अभी शुरू हुआ था और मैं पहली बार खौफ के बगैर सड़क पर थी। इमरान के साथ सफर करते हुए चंद दिन गुजरे थे। मैं उस वक्त तक खुद को उसके बारे में निफ्स भी नहीं जानती थी, मगर उसकी खामोशी, उसके अमल और उसके अंदाज़े गुफ्तगू मुझे बता रहा था कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है। वो मुझे एक हद से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता, मगर कभी ऐसा एहसास नहीं होने देता था कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है। एक रात जब हम एक छोटे से कस्बे के करीब रुके, इमरान ने ट्रक के टायरों के नीचे लकड़ी रखने के बाद कहा, आमना, कल सुबह शहर के अंदर जाना है, वहां मेरा कजन रहता है, उसके घर चंद दिन रुक जाएंगे, तुम्हें वहां कुछ आराम मिल जाएगा। मैंने बस सर हिला दिया, क्योंकि अब मेरे पास फैसले करने के लिए ज्यादा रास्ते थे ही नहीं। अगली सुबह हम शहर पहुंचे। गलियां तंग थी मगर जिंदगी चल रही थी। बच्चे स्कूल जाते दिखाई दे रहे थे, औरतें नाश्ता खरीद रही थी और मर्द अपने रोजगार पर। इस मामूली सी मामूल की दुनिया को देखकर मेरी आंखों में अजीब सा ख्याल आया, काश मैं भी कहीं मामूल वाली जिंदगी गुजार पाती। इमरान ने ट्रक एक छोटे से घर के सामने रोका। दरवाजा खुला तो एक दरमियानी उम्र की खातून बाहर आई। अरे इमरान, इतने दिन के बाद। खाला जान, ये आमना है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। खाला ने मेहरबानी से मुझे देखा। बेटी अंदर आओ, यहाँ किसी चीज की फिक्र न करना। घर छोटा था मगर साफ सुथरा। मुझे एक कमरा दिया गया जिसमें एक छोटी चारपाई और पुराना पंखा था। उस दिन मैंने पहली बार नरम बिस्तर देखा। रात को इमरान आहिस्ता से मेरे कमरे के दरवाजे के पास आया और बोला, आमना, मैंने एक बात करनी है, अगर बुरा न मानो तो बैठकर सुन लो। मैं दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। जी इमरान। वो चलना में खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी यूं ही बेमकसद और बेसिमत रहे। तुम चाहो तो मैं निकाह की बात करना चाहता हूँ। मेरे हाथ फौरन अपने दामन की तरफ गए। मैं गड़बड़ा गई। निकाह? मैं? इमरान, आप अचानक? उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। अगर तुम इनकार करो तो मैं पीछे नहीं पड़ूंगा। तुम चाहो तो कल सुबह यहाँ से चली जाना, मैं रास्ता और किराया भी दे दूंगा। लेकिन अगर रुकना चाहो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस घर में बेनाम रिश्ते की तरह ना रहो। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, और हाँ, तुम चाहो तो कुछ महीने के बाद भी फैसला कर सकती हो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसकी बात में तजाद तो नहीं था,
मगर सुनकर मेरे अंदर अजीब सी हलचल हुई। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में इतने मसाइल हैं, मैं किसी के लिए अच्छा फैसला नहीं होंगी। वह हल्के से मुस्कुराया। जिंदगी हमेशा मसलों के साथ ही चलती है, अल्लाह चाहे तो हल भी दे देता है। मैंने सारी रात जागकर गुजारी। मुझे कहीं पनाह नहीं थी, न घर न कोई रिश्ता। इमरान ने मुझे कभी भी गलत नजरों से नहीं देखा। वो अपनी जिंदगी में अकेला था और मेरे पास कोई और नहीं था। अगली सुबह मैंने खाला के घर की छत पर खड़े होकर सोचा, अगर मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ। बिलाखिर मैंने खुद को संभाल कर कहा, इमरान, अगर आप भी चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। उसने हैरत, सुकून और जिम्मेदारी के इम्तिजाज से मेरा जवाब सुना, फिर आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम दोनों का भला करे। हम करीबी मस्जिद में गए। निकाह सादगी से हुआ। मौलवी साहब ने 2 गवाह बुलाए, कुछ मुख्तसर कलिमात पढ़े और मैं आमना, जिसकी जिंदगी अंधेरे में दौड़ते हुए गुजर रही थी, इमरान की ज़ौजा कहलाई। घर वापस आते वक्त खाला ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा लिखे। निकाह के बाद इमरान का रवैया मेरे लिए मजीद हैरान कुन था। वो मुझे वक्त देता, काम करने से मना करता और बार बार यही कहता, आमना, तुमने बहुत कुछ देखा है, अब कुछ वक्त सुकून से रहो। मैंने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बाजार जाना हो तो वो साथ जाता। खाला कहती, ये बेटा तो शुरू से ही दिल का नरम है, तुम्हारे आने से एक मकसद मिल गया है। चंद दिन के बाद मैंने इमरान की कुछ खामोश बातें महसूस की। एक दिन वो ट्रक से सामान उतारते हुए अचानक दर्द से झुक गया। मैं दौड़ी। इमरान, क्या हुआ? वो होंठ भींचते हुए बोला, बस कमर में थोड़ा सा खिंचाव आ गया है, कुछ नहीं। मगर अगले दिन उसकी तकलीफ बढ़ गई। वो ठीक से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैंने खाला से कहा, हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर ने टेस्ट देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, कमर की हड्डी में शदीद चोट है, कुछ दिन नहीं, शायद हफ्तों तक बिस्तर से न उठ सके। अगर एहतियात न की तो मसला बढ़ भी सकता है। इमरान ने कड़वी मुस्कुराहट से कहा, यानी ट्रक चलाने से छुट्टी? डॉक्टर ने सर हिलाया, अभी मुकम्मल आराम जरूरी है। घर वापस आकर वो बिस्तर पर लेट गया। मैंने उसके तकिए को ठीक किया। उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आमना, अल्लाह ने शायद तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ मुसीबत में फंसो। मैंने बैठकर उसकी चादर दुरुस्त की। इमरान, रिश्ते साथ निभाने से मजबूत होते हैं। मैं भागकर पनाह मांगने आई थी, मगर अल्लाह ने मुझे पनाह भी दी और जिम्मेदारी भी। मैं ये सब छोड़कर कहीं नहीं जा रही। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, जैसे ये यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो। तुम्हें मालूम है, मैं ट्रक नहीं चला सका तो आमदनी बंद हो जाएगी, इस घर का खर्च, इलाज। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मैं काम कर लूंगी, नर्सिंग का तजुर्बा है, कुछ न कुछ हो जाएगा। अहम बात यह है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इमरान ने आंखें बंद करके जैसे सुकून खींचा। ठीक है आमना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं शायद अपनी टांगों पर खड़ा न रह सकूं, मगर तुम्हारे होने का सहारा काफी है। मैंने दिल में सोचा। मैं सोचती थी कि इमरान सिर्फ मेरे लिए रास्ता बनेगा, मगर अब मैं देख रही थी कि शायद मेरा रास्ता इमरान के लिए भी जरूरत बन चुका है। हम दोनों बेघर, थके, टूटे हुए लोग थे, मगर इस नए रिश्ते ने हमें एक नई बुनियाद दे दी थी। और किस्मत, वो तो अभी अपनी कहानी लिखने के इब्तदाई सफ़े पर थी। आगे क्या होने वाला था हमें मालूम नहीं था। मेरे हिस्से के सुकून ने अभी इम्तहानों का दरवाज़ा खोला ही था। इमरान की चोट के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक मेरे कंधों पर आ गई। डॉक्टर के मुताबिक इमरान को चंद हफ्ते नहीं बल्कि कई महीने आराम की ज़रूरत थी। इस दौरान न वो ट्रक चला सकता था, न खड़े होकर कोई काम। मैंने खाला के सामने बैठकर साफ लफ्ज़ों में कहा, खाला जान, मैं कल से नौकरी तलाश करूंगी, घर चलाना ज़रूरी है। खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हारे कदमों में बरकत हो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। मैंने पिछली नौकरी के कागजात निकाले, अपने पास मौजूद चंद सनदें और तजुर्बानामा संभाला। फिर अगले दिन शहर के बड़े अस्पताल का रुख किया। डायरेक्टर नर्सिंग ने मेरा मुख्तसर इंटरव्यू किया। जैसे ही मैंने बताया कि मैं पहले भी डिलीवरी वार्ड में काम कर चुकी हूँ, उन्होंने फौरन कहा, हमें स्टाफ की कमी है, अगर तुम फौरन ज्वाइन कर सकती हो तो बेहतर होगा। मैंने बेख्तियार शुक्र अदा किया और कहा, जी मैं आज से ही कर सकती हूँ। वो मुस्कुराई, इतनी जल्दी? मैंने सर झुकाकर कहा, घर में बीमार शौहर है, जिम्मेदारी है। उसी शाम मैंने ड्यूटी संभाल ली। वार्ड के दरवाजे के बाहर ही एक दुबली, झुर्रियों भरे चेहरे वाली बूढ़ी औरत झाड़ू संभालने खड़ी थी। उसने मुझे देखा और बोली, नई नर्स आई है, अल्लाह खैर करेगा। बेटी, ये वार्ड आसान नहीं होता। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ अम्मा, कोशिश करूंगी। वो खिलखिलाकर बोली, कोशिश नहीं, हौसला चाहिए यहाँ। फिर उसने हाथ फैला दिया, बेटी कुछ सदका दे दे, मरीज भी दुआ देते हैं और देने वाले को भी। मैंने सोचे बगैर अपने पर्स से चंद सिक्के निकाले और उसके हाथ पर रख दिए।
उसने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे शौहर के लिए भी दुआ करूंगी। मैंने चौंक कर पूछा, आप कैसे जानती हैं कि मेरा शौहर बीमार है? वो हंसी, अरे बेटी, इस वार्ड में आने वाली हर औरत के चेहरे पर एक बोझ होता है, मैं पहचान लेती हूँ। मैं वार्ड के अंदर आ गई और अपनी पहली रात की ड्यूटी में मसरूफ हो गई। चीखें, नर्सों की आवाज़ें, डॉक्टरों के हुक्म, बच्चों के रोने की आवाज़ें, ये सब कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी और दुनिया में कदम रख चुकी हूँ। लेकिन इतने शोर के बावजूद मेरे जहन में हर लम्हा इमरान की तकलीफ घूमती रही। हर घंटे की ड्यूटी के साथ मेरी टांगें थकने लगी, मगर घर के हालात मुझे रुकने नहीं देते थे। दूसरी रात मेरी पहली बड़ी टेस्ट से गुजरी। एक मरीजा को इमरजेंसी में लाया गया, खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। डॉक्टर ने तेजी से कहा, आमना, फौरन आईवी लाइन लगाओ। मैंने कांपते हाथों के साथ सामान उठाया और काम में लग गई। अम्मा दूर खड़ी होती, झाड़ू लगाते लगाते वक्फे वक्फे से मुझे देखती रही। जैसे ही मरीजों को ओटी में ले जाया गया, अम्मा मेरे पास आकर बोली, बेटी, बहुत बहादुर हो तुम, हर औरत नहीं झेल सकती ये सब। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हौसला, जैसे आपने कहा था। चंद दिन गुजरे और मैं इस मामूल में ढलने लगी, मगर मुझे अम्मा की एक अजीब बात बार बार महसूस होती। वो सफाई के अलावा वार्ड के हर कोने का बगौर जायजा लेती थी। जब डिलीवरी मुकम्मल होती तो डॉक्टर्स कुछ चीज़ें मखसूस कागजी थैलों में डालकर ट्रॉली में रखते। अम्मा बड़ी एहतियात से उन थैलों के पास जाती थी और कभी कभी उनमें से एक छोटा पैकेट चुपके से अपने दुपट्टे में रख लेती। मैंने पहली बार देखा तो चौंकी। मैंने पूछा, अम्मा ये क्या है? वो फौरन बोली, अरे बेटी, कुछ नहीं, बस कचरे का सामान है, यहाँ बहुत कुछ ज़ाया हो जाता है। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। मुझे लगा शायद वो किसी गरीब खानदान को कुछ चीज़ें दे देती हो। मैंने नजर हटा ली। घर में इमरान की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही थी। वो घंटों तक दर्द से कराता, कभी कहता, आमना, मुझे शर्मिंदगी होती है कि तुम इतनी मेहनत करती हो। मैं उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती, शर्मिंदगी की बात ही नहीं, ये सब मेरा फर्ज है। मगर हालात सख्त थे, तनख्वाह कम, खर्चा ज़्यादा। खाला भी जितना हो सकता था करती थी, मगर घर के बिल, इलाज, दवाएं सब एक बोझ बन रहे थे। एक दिन वार्ड में बहुत रश था। मैं भाग भाग कर मरीजों को संभाल रही थी। अम्मा हमेशा की तरह झाड़ू लिए फिरती रहीं, मगर उनकी नज़रें हमेशा उन पैकेट्स पर ही रहती जो डॉक्टर फेंक देते थे। मैं अब तक ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि आखिर वो इन चीज़ों का क्या करती हैं, मगर मुझे कोई माकूल जवाब नहीं मिलता था। अचानक एक दिन अम्मा खुद मेरे पास आई और बोली, आमना बेटी, हाथ सदका नहीं दिया तुमने? मैंने जल्दी से पर्स से 2 सिक्के निकाले। अम्मा, ड्यूटी में इतनी मसरूफ थी कि ख्याल ही नहीं रहा। वो हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, बस तुम देती रहो, अल्लाह तुम्हारे शौहर को उठा खड़ा करेगा। उस रात जब मैं ड्यूटी मुकम्मल करके वार्ड से बाहर निकली, अम्मा भी बाहर निकली। मैं थकी हुई थी, मगर फिर भी उनसे पूछ बैठी, अम्मा, आप सारा दिन इतनी मेहनत करती हैं, घर में कौन होता है आपके? अम्मा ने कदम रोके, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मेरा तो बस अल्लाह ही है, दुनिया में कोई नहीं। मगर अल्लाह ने मुझे हाथ दिया है, हिम्मत दी है, बस उसी पर गुजारा चल रहा है। मैंने नरम लहजे में बोली, आप चाहें तो मेरे घर के करीब आ सकती हैं, खाला जान आपको पसंद करेंगी। अम्मा ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं बेटी, मेरा रास्ता तुम लोगों से अलग है। अलग? कैसा अलग रास्ता? वो आगे बढ़ते हुए बोली, वक्त आने पर सब समझ जाओगी, अभी जवान हो, दुनिया देखो। मैं हैरान रह गई। अम्मा की बातों में कुछ ऐसा था जो सीधा सीधा समझ नहीं आता था। वो हर बात जानती भी थी, हर बात छुपाती भी थी। मैंने सोचा शायद ये उम्र की वजह से है या तजुर्बे की वजह से, मगर बात इतनी सादा नहीं थी। उस रात जब मैंने ओटी से निकलते हुए देखा कि अम्मा कोने में खड़ी कुछ थैलों में हाथ डाल रही हैं, मैं छिटक गई। मैं करीब गई तो वो चौंक कर पीछे हट गई। मैंने पूछा, अम्मा, ये क्या निकाल रही थी आप? वो घबरा कर बोली, कचरा बेटी, कुछ नहीं। लेकिन उनके दुपट्टे में छुपी चीज़ों के वजन से साफ मालूम हो रहा था कि वो कचरा नहीं था। मैंने उस वक्त कुछ न कहा। मैंने सिर्फ सोचा, ये औरत क्या कर रही है और क्यों? मुझे अंदाजा नहीं था कि अम्मा के दुपट्टे की ये शिकने, उनमें छुपी चीज़ें और उनका ये इसरार कल को मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देंगे। मगर उस रात सिर्फ अपने घर, अपने बीमार शौहर और अपनी थकी हुई हड्डियां लेकर घर वापस आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तूफान के दहाने पर खड़ी हूँ। अस्पताल की ड्यूटी अपनी मामूल की थकन के साथ खत्म हुई थी। मैं वार्ड से निकलकर बाहर की तरफ चल रही थी। रोशनी कम थी, शाम गहरी हो रही थी और ड्यूटी के लिबास पर खून के धब्बे मुझे याद दिला रहे थे कि आज भी कई केसेस ने दिमाग को झंझोड़ दिया था। मैंने गहरी सांस लेते हुए सोचा कि इमरान की दवाएं लेनी है, खाला के लिए सब्जी और घर पहुंचकर खाना भी बनाना है। कदम भारी थे, मगर जिंदगी ने रुकने की इजाजत कब दी थी। जैसे ही मैं अस्पताल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकली, मेरी नज़र एक शानदार चमकती हुई कीमती गाड़ी पर पड़ी
जो गेट के पास आकर रुकी थी। गाड़ी की लाइट्स बुझी तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला और बाहर निकली अम्मा। मैं ठिठक गई। वही अम्मा, झुर्रियों वाला चेहरा, सफेद दुपट्टा और हाथ में हमेशा रहने वाली झाड़ू। नहीं, यहां नजर आने वाली अम्मा वो नहीं थी। उनके हाथ में एक महंगा बैग था। जूते इतने साफ और ब्रांडेड थे कि अस्पताल का कोई स्टाफ भी पहने तो हैरत होती। दुपट्टे की तहें आज बेदाग थीं, जैसे अस्पताल की धूल ने उन्हें छुआ ही ना हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो किसी शख्स के पास उस वक्त आती है जब वो जानता हो कि दुनिया उसके इशारों पर चल सकती है। मैं बेख्तियार एक कदम पीछे हट गई। मेरे जहन में सवालों का शोर उठा। ये वही अम्मा है जिन्हें मैं रोज चंद सिक्के देती थी, जिन्हें मैं गरीब समझती थी। उन्होंने मुझे देखा, चेहरे पर हल्की पुरएतमाद मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो हर राज को छुपा कर भी सामने ले आती है। वो मेरे करीब आई और बोली, बेटी डरने की जरूरत नहीं, मैं कोई भूत नहीं, मगर हाँ तुम्हारे हिसाब से शायद मैं वो भी बन सकती हूँ। मैंने लरसते हुए कहा, अम्मा ये गाड़ी, ये सब? वो पास आकर आहिस्ता से बोली, कल सफाई के वक्त कचरे पर जरा गौर करना। मैं वो चीज उठाती हूँ जो लाखों की कमाई देती है। मेरे हाथ में पकड़ा बैग तकरीबन गिर गया। लाखों? कचरे से? मैंने बेख्तियार पूछा, क्या चीज? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी राज वही होता है जो वक्त पर खुल सके। तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं साकत खड़ी उन्हें देखती रह गई। वो रोशनी वाले हिस्से में चली गई। उनका महंगा बैग हल्की सी चमक दे रहा था। गाड़ी का ड्राइवर उनके लिए दरवाजा खोले खड़ा था। मैंने सोचा था शायद वो किसी के साथ आई होंगी, मगर नहीं। ड्राइवर ने उनके लिए सीट एडजस्ट की। गाड़ी जैसे ही चलने को हुई, अम्मा ने शीशा नीचे किया और कहा, आमना कल देखना, लेकिन याद रखना जो लोग कचरे को धरते हैं वो कभी कचरे के नहीं होते। गाड़ी दूर जाती रही और मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई। मैं घर पहुंची तो खाला किचन में रोटी बना रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, आमना बेटी थकी हुई लग रही हो। मैंने थके हुए लहजे में कहा, खाला क्या आपको पता है कि अम्मा बाहर कैसे रहती हैं? खाला चौंक गई। कौन सी अम्मा? वो सफाई वाली? जी, मैंने धीरे लहजे में कहा। मैंने उन्हें एक महंगी गाड़ी से उतरते देखा है। हाथ में ब्रांडेड बैग था। खाला ने एक लम्हे को सोचा, फिर करीब आकर आहिस्ता से बोली, बेटी दुनिया में दो तरह के गरीब होते हैं, एक वो जो दिखाई देते हैं और एक वो जो दिखाई नहीं देते। कुछ लोग अपने हालात को दिखाने के लिए मॉडर्न बन जाते हैं, कुछ अपने काम को छुपाने के लिए गरीब बन जाते हैं। मुझे ये बात और उलझा गई। उसी रात मैं इमरान के कमरे में गई। वो तकलीफ में था मगर होश में था। मैंने उससे पूछा, इमरान आपको अम्मा के बारे में कुछ पता है? वो थकान से बोला, अम्मा वो सफाई करती हैं बस। क्यों? मैंने कहा, वो गाड़ी में आई थी, बहुत महंगी गाड़ी। इमरान ने आंख खोलकर मुझे देखा। गाड़ी? क्या तुमने यकीन से देखा? हाँ इमरान, वो एक दौलतमंद शख्स की तरह निकली थी और कह रही थी कि वो कचरे में से लाखों की चीज उठाती हैं। इमरान ने सर हिलाया। आमना कभी कभी लोग ऐसे कामों में होते हैं जिनकी हमें खबर नहीं होती। तुम अपना दिमाग ज्यादा ना लगाओ, अपना ध्यान रखो। मैंने हाँ की, मगर दिल मुतमईन नहीं था। अगली सुबह जब मैं अस्पताल पहुंची तो वार्ड में मामूल की रौनक थी। डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे, नर्सें दवाइयों के रिकॉर्ड मुकम्मल कर रही थी। मैंने अम्मा को तलाश किया मगर वो नजर नहीं आई। दोपहर को एक केस आया और ओटी के बाहर ज्यादा रश हो गया। अम्मा अचानक कहीं से आ गई, लेकिन आज उनके हाथों में एक नया चमकदार बर्तन था जो उन्होंने तेजी से अपने दुपट्टे में छुपा लिया। मैंने फौरन देखा, मेरी नजरें उनसे टकराई। वो चौंक गई, फिर फौरन नॉर्मल हो गई और मुस्कुरा कर बोली, बस बेटी सफाई का सामान था। मैंने रुक कर कहा, अम्मा कल आप गाड़ी से उतरी थी, आपको जरूरत क्या है इतना छुपाने की? वो मेरे करीब आई और आहिस्ता से बोली, आमना जो लोग जरूरतमंद होते हैं ना, वो छुपाते नहीं, दिखाते हैं, और जो बहुत कुछ समेट रहे होते हैं वो धूल में भी सोना छुपा कर रखते हैं। मैं यही करती हूँ। किस तरह का सोना? मैंने आहिस्ता से पूछा। वो पीछे होकर बोली, कल सफाई के वक्त कचरे के पास आ जाना, तुम्हें खुद दिख जाएगा। बस इतना याद रखना, जो नजर आता है वो सच नहीं होता, और जो नहीं नजर आता वो दुनिया चला भी सकता है और हिला भी सकता है। मैंने उस रात अपनी डायरी में पहली बार लिखा, ये औरत एक राज है, इस राज की जड़ें बहुत गहरी हैं और मैं अब इसके मरकज तक पहुंचने वाली हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि अम्मा के उस राज की पहेली की झलक मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। अगले दिन मैं डिलीवरी वार्ड में इस तरह गई जैसे हमेशा की तरह ड्यूटी पर आती हूँ, मगर मेरे दिल के अंदर एक नया खौफ, एक नया शक बेदार हो चुका था। मैंने झाड़ू उठाई, दस्ताने पहने, लेकिन मेरी सारी तवज्जो कहीं और थी, अम्मा पर। उनके हर कदम, हर हरकत, हर निगाह मेरे अंदर मौजूद बेचैनी को बढ़ा रही थी। मैं जानती थी कि आज कुछ न कुछ वाजे हो जाएगा। डॉक्टर्स
एक मुश्किल केस कर रहे थे। बच्चे की पैदाइश के बाद सारा सामान जल्दी जल्दी ट्रॉली में डाला गया और डॉक्टर अगले केस के लिए वार्ड से बाहर चले गए। वार्ड में चंद लम्हों के लिए खामोशी फैल गई। सिर्फ मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। ये वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। अम्मा निहायत आहिस्तगी से सफाई की ट्रॉली धकेलती हुई स्ट्रेचर के पास आई। उनके चेहरे पर रोज वाली सादगी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा एतमाद था जो सिर्फ वही रख सकता है जो जानता हो कि कोई उसे रोक नहीं सकता। मैं दूर से झाड़ू चलाते हुए सब कुछ देख रही थी। अम्मा ने चारों तरफ देखा, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। फिर उन्होंने बड़े आराम से स्ट्रेचर के नीचे रखा हुआ एक छोटा सा प्लास्टिक बैग उठाया, जैसे किसी को मालूम ही ना हो कि ये क्या है। वो पैकेट बज़ाहिर मामूली लगता था, मगर मैं जानती थी कि एक इतनी भारी हकीकत छुपाए हुए है। उन्होंने वो पैकेट अपने दुपट्टे के अंदर वाली तह में छुपा लिया, ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छुपाती है। मेरा खून सर्द हो गया। मैं चंद कदम पीछे हट गई। दिल जैसे सीने से निकलकर हाथों तक आ गया। मैंने झाड़ू जमीन पर रोक ली। मैं जानती थी कि डिलीवरी में सिर्फ एक चीज ऐसी होती है जिसे डॉक्टर जाया कर देते हैं, इंसानी नाल। और मैंने अपने कोर्स के दौरान पढ़ा था कि मार्केट में इसकी कीमत लाखों में बेची जाती है। कुछ कंपनियां इसे दवाओं, बायोलॉजिकल रिसर्च और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करती हैं। अम्मा, यही औरत जिसे मैं गरीब, बेसहारा, आम सफाई वाली समझती थी, वो ये सब बेचती थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वार्ड की फ्लोरेसेंट लाइट्स मेरे आसपास घूमती महसूस हुई। मैंने झाड़ू उठाने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे। दोपहर तक मैं अल्फाज में नहीं, खामोशी में धंस चुकी थी। उस शाम जब मैं वार्ड की दीवार के साथ लगे हुए पानी के कूलर से बोतल भर रही थी, अम्मा अचानक मेरे पीछे आ गई। मैं बुरी तरह चौंकी। उन्होंने किसी को भी देखे बगैर मेरा हाथ पकड़ा और अलग ले गई। उनकी आवाज पहली बार सख्त थी। आमना, जो देखा है वो सीने में रखना, वरना नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, मैंने कुछ नहीं। वो फौरन बोली, झूठ ना बोलो। मैं 25 साल से वार्ड में काम कर रही हूँ, लोगों की नजरें पहचानती हूँ। तुम्हारे अंदर सवाल थे, आज जवाब भी देख लिए। लेकिन याद रखो, जो लोग ये कारोबार करते हैं वो मामूली नहीं होते, और जो उनके दरमियान आ जाते हैं वो या तो बड़ी दौलत पाते हैं या फिर बड़ी बर्बादी। मैं साकत रह गई। अम्मा का मामूली सा हाथ मेरे बाजू पर था, मगर उसकी गिरफ्त में ताकत थी, असर था और धमकी भी। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, और हाँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर खामोश रहना तुम्हारे लिए बेहतर है, समझ गई? मैंने हल्का सा सर हिलाया। वो खामोशी से चली गई और मैं अपने अंदर लरसती रही। मैं मुसलसल इसी सोच में गुम थी कि वो दोस्त जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ा था, वो वापस आकर क्या करेगा? क्या वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा होगा? क्या उसे खबर है कि मैं जिंदा हूँ, किस शहर में हूँ, किसके साथ हूँ? उस रात मैं अस्पताल के बाहर अपने पर्स में चाबी ढूंढ रही थी कि मेरी आंख एक शख्स पर जा टिकी। वही आदमी, उसकी नजरें सीधी मुझ पर थीं। उसके चेहरे पर वही दरिंदगी थी, वही गलाजत जिससे बचने के लिए मैं भागी थी। मेरी सांस रुक गई। मेरे हाथ में पकड़ा पाउच जमीन पर गिर पड़ा, जैसे जिस्म से खून खींच लिया गया हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि मैं अब कभी नहीं बच सकूंगी। मैं बिजली की रफ्तार से वार्ड के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर वो मेरे पीछे ही आ जाता अगर अम्मा अचानक सामने ना आ जाती। अम्मा ने उस आदमी को सर से पांव तक देखा। उनकी आंखें सर्द हो गईं। उन्होंने आहिस्ते से कहा, क्या ढूंढ रहे हो? वो आदमी झिझका। मैं तो बस, यहाँ बीमारों के लिए जगह है, बदनीयत लोगों के लिए नहीं। वो चौंक कर बोला, आप कौन होती हैं? मुझे। अम्मा ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, फिर आगे बढ़कर इतनी सर्द आवाज में कहा कि मैं आज तक नहीं भूली। जिस शहर में खड़ी हूं ना, वहां कोई किसी लड़की पर गलत नजर भी नहीं डाल सकता। चले जाओ, वरना जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारे गांव तक पहुंच जाएगा। आदमी पीछे हटा। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा। वो जल्दी से मुड़कर चला गया। मैं हैरान रह गई। मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, अम्मा, आपने उसे भगा दिया? वो मेरा पीछा करता था। अम्मा ने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। आमना, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तुमने मुझे राजदार बनाया, अब तुम मेरी बेटी हो। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराकर बोली, इतनी बड़ी बातें वक्त से पहले जान लो तो नुकसान होता है। बस इतना समझ लो कि मेरी बात इस शहर में चलती है। उन्होंने वाकई अपनी बात मनवाई। 2 दिन बाद पता चला वो आदमी शहर छोड़ गया है। किसी को नहीं मालूम कि क्यों, कैसे, किसके कहने पर। रात को मैंने इमरान को सब सच बता दिया। वो खामोश सुनता रहा, फिर मेरा हाथ थाम कर बोला, आमना,
तुमने बहुत कुछ अकेले झेला है, अब मैं हूं, तुम अकेली नहीं हो। मैंने पहली बार सुकून की सांस दी। चंद दिन के बाद अम्मा ने मुझे अलग बुलाया। उन्होंने प्लास्टिक के लिफाफे में बंद कुछ दस्तावेजात और एक छोटा नोट मेरे हाथ में दिया। ये मेरा हिस्सा है, छोटा सा कारोबार है, तुम भी मेरा साथ दो, तुम्हारे शौहर का इलाज हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। मैं हैरान रह गई। डिलीवरी के बाद जो चीज़ डॉक्टर्स मेडिकल के कचरे में फेंक देते हैं, अम्मा उसी को सबसे कीमती खजाना कहती थी। इंसानी नाल, ये खून और ग़िज़ाई खलियों से भरा हुआ वो अज़ू है जो बच्चे को माँ के जिस्म के साथ जोड़ कर रखता है। हम लोग उसे एक बेकार मादा समझते हैं, मगर काले बाजार में उसकी कीमत लाखों तक पहुंच जाती है, क्योंकि चंद बड़ी अद्वियात साज कंपनियां उसे खून बनाने वाली अद्वियात, एंटी एजिंग सिरम्स, हार्मोन थेरेपी और बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। कुछ ब्लैक लैब्स उसे खुश्क करके पाउडर बनाती हैं, कुछ ऐसे मखसूस केमिकल से महफूज करके आगे फरोख्त करती हैं। अम्मा का काम निहायत खामोश मगर बेहद मजबूती से जुड़ा हुआ था। वो डिलीवरी वार्ड के कचरे से एहतियात से नॉल उठाती, उसे खास प्लास्टिक बैग में डालकर दुपट्टे की तह में छुपा लेती और रात के वक्त अपने खुफिया खरीदारों तक पहुंचा देती। हर नाल की कीमत मुख्तलिफ होती थी, कुछ 5 लाख की, कुछ 10 लाख की। यही वजह थी कि अम्मा गरीब होने का ड्रामा करती थी, मगर हकीकत में पूरे शहर के कई मेडिकल खरीदारों के साथ उनके माली ताल्लुकात कायम थे। अम्मा, मैं ये नहीं कर सकती, उन्होंने कहा। जिंदगी में कुछ रास्ते बुरे नहीं होते, बस कमज़ोर लोगों को बुरे लगते हैं। ये चीज़ें ज़ाया होती हैं, हम इन्हें कीमती बना देते हैं। ये जुर्म नहीं, कारोबार है। फैसला तुम्हारा है। मैंने रास्ता दिखा दिया। उस रात मैंने बहुत रोकर सोचा, फिर इमरान की दवाइयों के बिल देखे, घर के खर्चे देखे, अपनी टूटी हुई दुनिया देखी और फिर फैसला किया, मैं अंधेरी सड़कों पर वापस नहीं जाऊंगी। मैं उस रास्ते पर चलूंगी जिसने मुझे जिंदा रखा। आज मैं ये सब अपनी ज़बानी लिख रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जुल्म से भागने वालों को कभी कभी निजात वहां से मिलती है जहां उम्मीद भी नहीं होती, जहां लोग दिखने में गरीब मगर ताकत में शहजादे होते हैं। और अम्मा, वो मेरी जिंदगी का वो मोड़ थी जिसने मुझे बर्बादी से निकालकर तकदीर के दूसरे रुख पर पहुंचा दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।